भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि यूपी में 504 जो ग्राम पंचायतें हैं वो कम हो गई। अब 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं और ऐसे में पंचायती राज विभाग ने जो अधिसूचना है वो जारी की है। ग्राम पंचायत की संख्या में फेरबदल नहीं होगा। अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है, जिसमें 826 ब्लॉक प्रमुख, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो अगले साल अप्रैल में चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कराने की बात सामने आ रही, जिसमें 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने और एक जो अधिसूचना है वो आ चुकी है इसको लेकर। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अजहर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और रुक करेंगे अजहर का। अजहर, अप्रैल में चुनाव शुरू हो चुके और ऐसे में जो गतिविधियां हैं चुनावी वो भी इसको लेकर मजर शुरू हो चुकी हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि 504 पंचायतें हैं वो भी कम हुई है। क्या है पूरा कार्यक्रम इसको लेकर मजर? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में 504 जो ग्राम पंचायत हैं वो कम हो गई हैं और अब 57,695 ग्राम पंचायत चुनाव होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अब ग्राम पंचायत की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होगा और इसके अलावा अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। प्रधानों के अलावा 826 जो ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूपी से ये बड़ी खबर है। यूपी में पंचायत चुनाव में 504 ग्राम पंचायतों को कम कर दिया गया है और इसको लेकर इसकी जो ग्राम पंचायत की जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी गई है। 57,695 जो ग्राम पंचायत है उस पर चुनाव होगा। साथ ही साथ 826 नई व्यवस्थाओं के साथ चुनाव करवाने की मजर बात सामने आ रही है, यानी कि व्यवस्थागत बड़े बदलाव होने। और आपको यहाँ पर यह भी पता होगा कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो जनता के द्वारा चुने जा सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भी आने वाले समय में हो सकता है। एक प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है, ओम प्रकाश राजभर ने रखा है और ये माना जा रहा है कि ये जैसे ही अप्रूव वहां से होता है ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होगा इस चुनाव से जुड़ा हुआ। मजर बिल्कुल, देखिए अगले साल चुनाव होना, जो जिला पंचायत का जो चुनाव है साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि डायरेक्ट जनता से जुड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी संभावना है, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो भी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि अगले साल पंचायत का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जो विभाग के लोग हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी ये प्रस्ताव दिया गया था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद और आशंका भी जताई जा रही है कि इस बार जो चुनाव हो डायरेक्ट जनता के द्वारा हो सकता है। तो साफ तौर पर जो 506 पंचायतें थी उनको कम कर दिया गया और 57,000 के अधिक सीटों पर अब चुनाव होना और अगले साल इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। जी शुक्रिया आपका मजर जानकारी देने के लिए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और जमीनी हकीकत को दर्शाया है। लिखा है कि सरकार 11 साल की उपलब्धियों को तो बता रही है, समय आने पर जनता खुद जवाब देगी। मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए पोस्ट किया है कि सरकार वैसे तो अपनी 11 साल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन जब जनता जवाब देगी तब सबको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पोस्ट किया गया है मायावती की तरफ से और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां वर्णित की हैं वो जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने और जन और देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद ब खुद उनका जवाब देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। और दूसरा जो पोस्ट है एक्स पर वो मायावती का आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि देश में राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का कार्य भी कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाजें उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हो गई है। जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का ये कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी पूर्वक करवाया जाना चाहिए और इस पर केंद्र ध्यान दे।
ये मायावती के किए गए पोस्ट आप देख रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इस मामले में पार्टी के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने और उन्हें सजग करने के साथ पार्टी के संगठन और दिए गए कार्यों की समीक्षा यूपी सहित अन्य राज्यों की भी छोटी छोटी बैठकों के जरिए विचार विमर्श होंगे और उसके बाद पार्टी हित में इन पर पूरा ध्यान भी जरूरी है। तो मायावती ने आगे ये भी लिखा है कि पार्टी का ये अभियान मेरे द्वारा बैठकों से शुरू होकर अनवरत किया जा रहा है। ताज़ा बैठक पूर्वांचल में पार्टी संगठन की तैयारी और जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी एक सख्ती की गई। साथ ही साथ बिहार में होने वाले चुनावों से जुड़ी जो रणनीति है वो भी तैयारी जारी की गई ताकि बेहतर जो नतीजे हैं वो चुनावों को लेकर सामने आ सके। रायबरेली में शराबी बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी। डंडे से पीटकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खीरों के बैराशील खेड़ी का ये मामला है जहां पर बेटे ने ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। रोहित, एक बेटे ने ये कदम उठा लिया, क्या ये वजह बताई जा रही है? रोहित बताइए क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक जो कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की जो है पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जो बेटा है वो शराब के नशे में था और उसको लेकर उसकी मां से जो विवाद हुआ था, जिसके बाद पास में ही पड़े बांस के डंडे से उसने मां पर जो प्रहार कर दिया और कई डंडे उसके सर पर मार दिए, जिससे उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को देकर भाग रहे जो बेटा है उसको ले लिया, पूछताछ शुरू कर दी। वही शव को कब्जे में बताया जा रहा है जो बेटा है वो शराब के नशे में था और आए दिन शराब पी के अपनी मां से मारपीट करता था और बीती रात में उसने जो है शराब के नशे में अपनी मां पर जो है लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मां जो जिसकी उम्र लगभग 50 पर बताई जा रही है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मऊ में सीजीएम कोर्ट के बाबू का शव बरामद हुआ है। शेर बहादुर चौहान का पाइप से लटकता हुआ शव मिला। मामले की जांच पड़ताल जारी है। आजमगढ़ का रहने वाला था 27 वर्षीय बाबू। चर्च कंपाउंड में किराए के मकान में रहता था ये। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस यहां की कर रही है। आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है 27 साल का बाबू, जिसकी हत्या कर दी गई है। चर्च कंपाउंड में किराए के मकान में रहता था। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। कोतवाली थाना शादतपुर का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। सीजीएम कोर्ट के बाबू का शव देखा गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। शेर बहादुर चौहान के नाम से शिनाख्त हो चुकी है इस व्यक्ति की। अब क्या ये पूरा मामला था, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड और रहे, ये अभी जांच का विषय है। नवरत्न जुड़ गए इस खबर पर। नवरत्न, क्या निकलकर सामने आया है इस व्यक्ति की मौत से जुड़ी हुई, क्या जानकारी है? जी बताएं कि जो बाबू शेर बहादुर चौहान थे वो मऊ जनपद में रहते थे। हालांकि किराए के मकान में रहते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में बाबू के पद पर तैनात थे। हालांकि इनका शव जो है वो लटका हुआ मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। इसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने, मकान मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने जांच की। वहां पर जो बाबू का शव था वो लटका हुआ था। हालांकि जो बाबू की उम्र थी वो करीब 27 साल की थी। बाबू जो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ थे और एक अपने साथी बाबू के साथ रहते थे कमरे पर। लेकिन वहाँ मौजूदा लोगों से पता चला कि कुछ दिनों से ये मानसिक तौर से परेशान चल रहे थे, तमाम चीजें थी और अचानक किसी को ऐसा लगा नहीं कि ये घटना होने वाली है। साथी बाबू ने बताया कि ये काफी मानसिक तौर पे परेशान रहते थे, रात में सोते नहीं थे। तो अचानक देखा जाए एक तरह से ये आत्महत्या भी है, लेकिन पुलिस दूसरे एंगल से जांच भी कर रही है। हालांकि जो बाबू हैं उनके परिवार वाले आजमगढ़ से आए और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अधिवक्ता जो थे वो भी पहुंचे और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस सभी एंगलों पर सही तरीके से जांच करने में जुटी हुई है। शुक्रिया नवरत्न आपका। अब जो पुलिस है वो कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती
जो कारण है वो बताए जा रहे हैं कि इसको लेकर कोई रंजिश भी हो सकती है। सीजे में कोर्ट के बाबू का शव यहां से बरामद हुआ है। शेर बहादुर चौहान के रूप में शिनाख्त हो चुकी है। पाइप में लटकता हुआ शव मिला है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है यहाँ की। ये सिविल कोर्ट मऊ में जेएम कोर्ट में बाबू थे। क्या नाम था इनका? शेर बहादुर चौहान। शेर बहादुर चौहान। क्या मामला हो गया है? मामला के बारे में बता नहीं सकते क्या है। अच्छा, अभी ये लाश कहाँ पर है? लाश कहाँ पर है? आपके पीछे जो है चर्च कंपाउंड है एक। जी जी। ये देखिए, एक जेएम कोर्ट मऊ में कार्यरत एक बाबू जो हैं, जिनका नाम शेर बहादुर चौहान है। ये इनका तरवाट आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। बाकी अब इनका जो पोस्टमार्टम वगैरह है हम लोग कराने के लिए अंतिम प्रक्रिया कर रहे हैं। ये अपने एक और दूसरे साथी बाबू के साथ ही एक कमरा था, मकान था, उसमें साथ में ही रहते थे। वो बता रहा है कि उसको ऐसी समस्याएं थी, अक्सर बेचैन रहना और नींद ना आना, और वो किसी चीज़ को लेकर अभी टेंशन में भी 1-2 दिन से चल रहा था। उन्नाव में 2 बच्चों को जहर देने का मामला सामने आया है। बच्चों का पिता ही हत्यारा निकला है। अपनी पत्नी को फंसाने के लिए उसने पूरी साजिश रची। इस मामले में अपने ही मासूम बच्चों की हत्या कर डाली। 10 दिन पहले ही पत्नी ने पति को पीटा था। बदला लेने के लिए बच्चों की हत्या कर दी। पुरवा कोतवाली के रम्मा खेड़ा का ये मामला है। कोई और कातिल नहीं बल्कि बच्चों का पिता ही निकला है। पत्नी को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची, लेकिन जब सारी बातें निकलकर सामने आई तो पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति ही था। अपनी पत्नी को फंसाने के लिए उसने पूरी साजिश रची और अपने मासूम बच्चों की हत्या कर दी। 10 दिन पहले पत्नी ने पीटा था पति को और बदला लेने के लिए ही बच्चों की हत्या कर दी इस व्यक्ति ने। पुरवा के कोतवाली रम्मा खेड़ा का ये मामला है। 2 बच्चों को जहर देने का मामला उन्नाव से सामने आया था। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पिता ही निकला है। बच्चों का पिता, उसी ने अपने बच्चों को जहर दिया था और अपने बच्चों की हत्या कर दी थी। अपनी पत्नी को फंसाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया, साजिश रची। दस दिन पहले पत्नी ने अपने पति को पीटा था और उसने बदला लेने के लिए बच्चों को जहर दे दिया था, जिससे बच्चों की मौत हो गई थी। खबर ये उन्नाव से 2 बच्चों को जहर देने का मामला सामने आया है। बच्चों का पिता ही निकला है असली हत्यारा। कोई पिता अपने बच्चों के साथ क्या इस तरह के कृत्य को अंजाम दे सकता है, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन आरोपी कोई और नहीं बल्कि पति ही निकला है। अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए मासूम बच्चों की हत्या इसने कर दी थी। अपने बच्चों को जहर दे दिया था। पुरवा कोतवाली के रम्मा खेड़ा का ये मामला है। के लिए पूरी साजिश रची गई और जब धीरे धीरे पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि पति ही था। अपनी पत्नी को फंसाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी साजिश रची। और अब और ज्यादा जो जानकारियां हैं इस मामले में सामने आएंगी। 10 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति को पीटा था और देखिए छोटा मोटा झगड़ा, छोटे मोटे विवाद, जिसकी वजह से अपने मासूम बच्चे की जान ले ली एक पिता ने। पुरवा कोतवाली के रम्मा खेड़ा का ये मामला है। 2 बच्चों को जहर दे दिया गया था। उन्नाव से ये खबर है, बच्चों का पिता ही असली हत्यारा निकला इस मामले में।
पति पत्नी का ये विवाद शुरुआत में तो लग रहा था कि ये पति पत्नी से जुड़ा विवाद है और बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। अपने मासूम बच्चों को जहर दे दिया गया। 2 बच्चों की तत्काल मौत हो गई थी। संकल्प हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। संकल्प, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और जो कातिल था वो पिता ही निकला। क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा, जानेंगे आपसे, क्यों जहर दे दिया गया 2 मासूम बच्चों को? देखिए स्वाति, कल जिस तरीके से पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के रम्मा खेड़ा जो गांव है वहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई थी, जिसमें एक पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद में 2 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल जो पति था वो लगातार अपनी ही पत्नी पर आरोप लगा रहा था और इसके चलते पूर्वा थाने में उसने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से पति पत्नी के बीच में तनातनी चल रही थी, मारपीट की घटनाएं जैसी सामने भी आ रही थी। इसके चलते जो है जहर देने की बात जो है लगातार पति की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन अब जो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि अभियुक्त जो पीड़ित जो है मुकदमा निकला है, उसी के ऊपर पुलिस की जांच जो है उसी के ऊपर आके ठहर गई और पुलिस ने जो पीड़ित मुकदमा दर्ज कराया गया था, इस मुकदमे में पुलिस ने जांच शुरू की तो जो आरोपी थी यानी उसकी पत्नी और साली, उनकी दोनों की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं मिली है, जिससे शक की जो सुइयां थी वो पीड़ित आरोपी पति पर ही चली गई। तो पुलिस ने जब पूछताछ की, पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने सारी बातें कबूल कर दी, क्योंकि 10 दिनों से लगातार दोनों के बीच में मारपीट हो रही थी। इसको लेकर उसने मन ही मन में को फंसाने की एक साजिश जो है वो तैयार कर डाली थी और स्लाइस में यानी माजा जो कोल्ड ड्रिंक आती है, स्लाइस कोल्ड ड्रिंक, उस कोल्ड ड्रिंक में जहर दोनों बच्चों को पिला करके खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद संकल्प आपका जानकारी देने के लिए। तो पत्नी को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। ये घिनौना कृत्य अपने ही बच्चों के साथ इस व्यक्ति ने किया। शुरुआती विवाद पति पत्नी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव देखा गया। सिर में मृतका के गंभीर चोट के निशान मिले हैं। गल्ला मंडी में अपने पति के साथ रहती थी मृतका। पति को कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी है पुलिस की। शहर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी परिसर की ये पूरी घटना है। अपने पति के साथ रहती थी ये महिला और इस महिला का शव जब लोगों ने देखा तो पति को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शहर कोतवाली के क्षेत्र गल्ला मंडी परिसर की घटना है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव रायबरेली में बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। रोहित, क्या बताया जा रहा है मामला? पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी का है, जहां पर गल्ला मंडी परिसर में जो है पत्नी जो दोनों श्रमिक हैं वो रहते थे। बताया जा रहा है कि जो महिला है उसका सुबह जो है खून से लथपथ शव पाया गया है। वहीं उसके सर पर जो चोट के निशान पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पूछताछ में उसके पति के द्वारा ये बताया गया कि वो तख्त में लेटे हुए थे और अचानक गिर गए, जिससे उसकी चोट आई और उसके बाद फिर वो रात में सो गई और सुबह वो जो है उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है और जिसको पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कुछ भी कहा जा सकता है कि हादसा है या फिर हत्या। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी जो उसका पति है उसको जो हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ कर रही है। ठीक है रोहित, आप जुड़े रहेंगे आगे भी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला और लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं इस मामले में आरोपी पति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। एक और खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। बंद कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बदबू आने के बाद पुलिस को जानकारी लोगों ने दी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई दिनों पुराना ये शव बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर की घटना है। बंद कमरे में शव मिला। बदबू जब आई तो पुलिस को जानकारी दी गई। रोहित इस खबर पर मौजूद हैं। रोहित, क्या ये मामला है? ये पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर का, जहां पर बीती रात जो है एक घर में जो है घर के अगल पास पड़ोस के लोगों को बदबू महसूस हुई तो उन्होंने जो इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि एक महिला का शव जो घर के अंदर जो है पाया गया है और वो शव लगभग 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जो मृतका है वो 3 दिन से घर के बाहर नहीं निकली थी और उसके बाद जब बदबू घर से आने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं जो उसके परिजन है उनको उसके बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है महिला जो है घर पर अकेली रह रही थी और उसकी मौत हुई है। फिलहाल मौत किन वजहों से हुई है इसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। शुक्रिया आपका रोहित।
अंसल के खिलाफ 3 और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर लिखवाई गई। आपको बता दें कि लखनऊ में फ्लैट और प्लॉट बुकिंग कराने के नाम पर ठगी की गई थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये जो अगली एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई। अंसल में अब तक अंसल के खिलाफ 212 जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई जा चुकी हैं और अंसल से जुड़े जो मामले हैं, लगातार मुश्किलें जो बढ़ रही हैं अंसल के खिलाफ। अब तक इस मामले में 212 बार जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई जा चुकी है। जो मुश्किलों से जुड़ा हुआ मामला है अंसल पर, वो लगातार सामने आ रहा है और प्रदेश के कई जगहों पर अंसल ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े मामले जो हैं वो सामने आए हैं। फ्लैट और प्लॉट बुकिंग के नाम पर किस तरह से लोगों से ठगी की जाती थी, उससे जो जुड़े मामले हैं वो खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी में इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। ये 212वीं एफआईआर है अजहर इस मामले में। बिल्कुल साथी, देखिए लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गुजरात की रहने वाली महिला समेत 3 लोगों ने प्लॉट और फ्लैट के नाम पर पैसे लेने के बाद कब्जा न देने का मामला दर्ज कराया। देखिए अंसल के ऊपर अब लगातार 200 से ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। लगातार अंसल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। देखिए एक मामला तो ये 2010 का है, जब गुजरात भरूच निवासी है महिला सुनीता सिंह, इन्होंने 2010 में अंसल प्रॉपर्टीज से एक आवासीय प्लॉट बुक किया था, जिसमें प्लॉट की कीमत 28 लाख रुपए थी और प्लॉट के लिए एडवांस में 14 लाख रुपए जमा किए थे, जिन्होंने होम लोन लेकर ये पैसा दिया था। और देखिए पीड़िता का आरोप है कि 2021 में पता चला कि अंसल ने बिना जमीन अधिग्रहण किए ही प्लॉट बेच दिया, जिसके बाद इन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा 2 और मामले हैं, जिसमें शहीद पर स्थित इंद्रप्रस्थ रेजिडेंसी निवासी हैं प्रमोद कुमार, इन्होंने 7 नवंबर 2010 को कोलोनाइजर और डेवलपर के माध्यम से अंसल प्रॉपर्टीज लिमिटेड से प्लॉट बुक कराया था। 6.5 लाख रुपए एडवांस दिए थे और 15 साल बीतने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके अलावा दिनेश कुमार यादव ने भी 2014 में फ्लैट बुक कराया था, जिसको लेकर 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे और अभी तक। शुक्रिया अजहर आपका जानकारी देने के लिए। तो ये 212वीं एफआईआर है जो सुशांत माफ कीजिएगा अंसल ग्रुप के खिलाफ हुई है और ये 212वीं जो एफआईआर है वो सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज करवाई गई अंसल के खिलाफ। एक और खबर आपको नोएडा से बता रहे, बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से होकर नोएडा में आकर बस गया था। पीजी चला रहा था आरोपी आसिफ शेख। पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड, ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो बरामद किए गए हैं। आसिफ के पास से एक ऐप के जरिए अपने परिजनों से बातें करता था। सेक्टर 126 पुलिस ने इस बांग्लादेशी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारी चीजें पुलिस ने बरामद कर ली है। पूछताछ जारी है। एक ऐप के जरिए अपने परिजनों से बातें करता था ये व्यक्ति और अब इससे पूछताछ पुलिस की चल रही है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। 126 सेक्टर की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। तो इस बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, गिरफ्तारी हो चुकी है इस बांग्लादेशी नागरिक की, क्या बता रहा है ये? ये आसिफ शेख नाम का व्यक्ति है जो कि बांग्लादेश का निवासी है और यहाँ 3 साल पहले आया था। पश्चिम बंगाल के जरिए महाराष्ट्र पहुंचा है, महाराष्ट्र से दिल्ली, और फिर इसने बाकायदा भारत का अपना पासपोर्ट बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और पूरी तरीके से भारतीय नागरिकता के साथ यहाँ पे रहने लगा। सेक्टर 126 में ये पीजी चला रहा था। पुलिस एक आध बार आई गई होगी, लेकिन इसकी जो भाषा थी उससे पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तब जाके पता चला ये यहाँ पर रवि नाम से रह रहा था। लिहाजा जब पुलिस ने पूरी जांच खत्म करी तब जाके पता चला कि ये आसिफ शेख नाम का व्यक्ति है। इसके पास जन्म प्रमाण पत्र भी बांग्लादेश का मिला है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज भारत के अंदर बन जाते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आसिफ शेख ही नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जो ऐसे फर्जी दस्तावेजों के बल पर भारत के अंदर रह रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर भी खतरा सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत धन्यवाद दानिश आपका जानकारी देने के लिए। तो पीजी ये चला रहा था व्यक्ति, आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका दानिश।